Hello and welcome to Legal Scenario. Let's get started. हम देखेंगे केशव माधन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। केशव माधन मेनन जी जो एपेलेंट थे वो सेक्रेटरी थे पीपल्स पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड के, पब्लिशिंग प्रेस के। उनको अरेस्ट किया गया ऐसे लॉ के अंडर जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आ रखा था। उस लॉ का नाम था इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। उन्होंने पैम्फलेट उर्दू में पब्लिश कर दिया था रेलवे मजदूरों के खिलाफ नई साजिश, और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रखी थी। और इसी बीच में प्रोसीडिंग चलने के बीच में ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स में आ जाता है। तो उन्होंने कंटेंशन बीच में ये रेज किया कि आप जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आ चुका है, तो अकॉर्डिंगली आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो मेरा जो लॉ इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट है वो मेरे फंडामेंटल राइट को जिसके अंडर मुझे प्रोसिक्यूट किया गया है वो मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। इसीलिए जो मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इनिशिएट हो रखी थी उन प्रोसीडिंग को बंद करना चाहिए और मुझे बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। तो इशू ये फ्रेम किया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या जो आर्टिकल 13 है उसका मतलब ये है कि वो ही लॉ सिर्फ उन लोगों के लिए वो लॉ वॉइड होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद अगर वो लॉ अप्लाई हो रहा है तो, लेकिन वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले ही अप्लाई हो गया क्या उनको भी वॉइड किया जाएगा? इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो क्या आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग रेट्रोस्पेक्टिवली भी आर्टिकल 13 को अप्लाई करना है या सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा? केशव माधव मेनन जी ने कंटेंट किया कि देखिए जी, अगर आपका मतलब ये है कि सिर्फ आर्टिकल 13 के अंडर वही लॉ वॉइड होंगे उन लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद वो लॉ जहां अप्लाई हो रहा है उन लोगों के लिए वॉइड होगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले ही लॉ किसी के पे अप्लाई हो गया तो उन पे वॉइड नहीं किया जाएगा। तो केशव माधव मेनन जी का कंटेंशन है कि वो तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि वो लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद अगर किसी ने कुछ किया है तो वो लॉ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले आपने जो कुछ कर रखा है वो तो अप्लाई रहेगा और वो लॉ कंटिन्यू टू अप्लाई रहेगा। आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले किया और आर्टिकल 13 का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा कि आप जो कह रहे हो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं हम मान सकते जब तक लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस स्पिरिट जो आपने कहा ऐसी स्पिरिट है उसको सपोर्ट करे। अगर जब सपोर्ट करेगा आपकी स्पिरिट को लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब हम मान लेंगे कि हाँ जी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है। बट सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं देखिए जी, आर्टिकल 372 जो आर्टिकल है उसमें क्या लिखा है कि जी प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है, रिपील कर सकते हैं, वो मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले जो लॉ है उनको रिपील मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अप्लाइंग द 367 आर्टिकल, और आर्टिकल 367 कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं उनको चाहिएंगी जब सुप्रीम कोर्ट को, तो जनरल क्लोज एक्ट है वो अप्लाई होगा उस टेंस में। और जनरल क्लोज एक्ट उस टाइम बोलता था रिपील जहां भी वर्ड यूज होगा उसका मतलब ये होगा किसी दिन रिपील हुआ है उसके बाद वो नहीं अप्लाई होगा। लेकिन जिन लोगों पे रिपील से पहले लॉ अप्लाई हो चुका है, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुके हैं, तो उन पे वो रिपील का इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी चाहे लॉ रिपील हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है कि जहां रिपील हो जाता है तो जो लोग रिपील से पहले जिनके खिलाफ लॉ अप्लाई हो चुका है उनके खिलाफ तो कंटिन्यू रहेगी। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज से ही पता लगा, इसका मतलब ये फॉरेन नहीं था, अननोन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी स्पिरिट। कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था जो लोग रिपील हो चुका है अब से नहीं अप्लाई होगा, लेकिन जिन लोगों पे अप्लाई हो रखा है उनका तो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगा। फिर दूसरा रीजन जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आप
ये बोला कि देखिए जी, एवरी स्टैट्यूट होता है, कोई भी लॉ होता है, उसमें एक प्राइमा फेसाई मान लिया जाता है कि कोई भी लॉ का ऑपरेशन है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा, अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन मेड टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। जब तक एक्सप्रेसली ये नहीं कह दिया जाता कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई होगा, तब तक वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता, सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13 में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आर्टिकल 13 को रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देने का इनका इंटेंशन है। एंड फर्दर बताया कि आर्टिकल 13 क्लोज 1 डज नॉट in terms make the existing law inconsistent with the fundamental right, void ab initio or void for all other purposes, rather only to the extent of such inconsistency। और दूसरा बताया, देखो मैंने आपको अभी बताया आर्टिकल 13 का मतलब, जो हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की बात करते हैं उनमें मैं आपको बताया कि वॉइड का मतलब इंडिया की कंटेक्स्ट में ये है कि वो वॉइड हर चीज के लिए नहीं होगा, वो डेड नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, वो सिर्फ अनएनफोर्सेबल होगा क्योंकि इनकंसिस्टेंट है वो। लेकिन उसका दूसरा पार्ट जो इनकंसिस्टेंट नहीं है वो कंटिन्यू टू अप्लाई रहेगा। एंड सेकेंडली वो लॉ डेड तो नहीं हुआ, वो लॉ सिर्फ अनएनफोर्सेबल हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, देखिए आपने, इसका मतलब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले जो इन लोगों के अंदर जेल के अंदर है उनको भी बाइज्जत बरी कर देना चाहिए, क्योंकि वो जेल के अंदर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। आपका कंटेंशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो ये लोग जो जिस लोग के अंदर वो उनको जेल की सजा काट रहे हैं वो लोग तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हैं, तो उनको तो अब जेल से छोड़ देना चाहिए। इस हिसाब से तो बहुत सारे कैदियों को छोड़ना पड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन इसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देने का नहीं है, सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देने का मतलब है। इसीलिए हेल्ड किया गया आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी थी वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो ये वाला लॉ फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो ये लॉ वो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद वॉइड हो जाएगा, लेकिन पहले वाले लोगों के लिए अप्लाई में रहेगा। गाइस, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आर्टिकल 13 जो कि DOLLB कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसी के साथ 5 केसेस को भी मैंने उन वीडियो में एक्सप्लेन किया है एक साथ, और आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए सिवाय एक केस के, ताकि आपको टॉपिक की भी क्लैरिटी मिले कि आर्टिकल 13 और एप्लीकेशन प्रैक्टिकल पार्ट है क्या। फिर हम उसको केसेस के साथ वही डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो देखें। और गाइज इस बार प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन गाइज।